अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट के ओरिजिनल क्वेश्चंस को और पर्टिकुलरली एडमिशन 2026 के हवाले से जो एनईटी सीरीज़ 1 में क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उन पे बात कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम तमाम पॉसिबल ट्रिक्स, टिप्स और नॉलेज डिस्कस कर रहे होंगे जो एंट्रेंस टेस्ट को हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो यहाँ पे कहा गया इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा इज। सो यहाँ पर मुझे वो इक्वेशन रिक्वायर्ड है जिसके रूट्स क्या होंगे 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। सो इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी हैंडल कर चुके हैं और साथ ही साथ इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को करने की जो यूजुअल अप्रोच है वो ये है कि इफ वी वांट टू फाइंड दैट इक्वेशन सो वी विल यूज दिस आइडिया दैट इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल 0। अब मुझे यहाँ पर s और p की वैल्यू रिक्वायर्ड है। सो s स्टैंड करता है सम के लिए जो कि 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा का है, क्योंकि मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है ना। सो यहाँ पर इन दो फ्रैक्शंस का जब हम एलसीएम लेंगे सो दैट विल बी अल्फा बीटा एंड न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं दैट इज माइनस बी ओवर ए। सो यहाँ पे माइनस बी जो है वो -2 है और ए जो है वो 3 है। सो दैट विल बिकम 2 ओवर 3। इसी तरह से अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है c ओवर a। यहाँ पे c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 है तो ये 1 ओवर 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे जब मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह 2/3 प्लेस करता हूँ और अल्फा बीटा की जगह मैं 1/3 प्लेस करता हूँ तो 3 को 3 से हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सम s की वैल्यू क्या आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। आफ्टर दैट मुझे p फाइंड करना है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। सो दिस विल बी 1 ओवर अल्फा बीटा। नाउ 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3। सो यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा और उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जब मेरे पास s और p की वैल्यूज़ मौजूद हैं तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस सम की जगह 2 आएगा तो 2x प्लस प्रोडक्ट की जगह 3 आएगा एंड इट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप ऑब्जर्व करें तो ये इक्वेशन आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है? सो इट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पॉइंट इज कि एंट्रेंस टेस्ट में जब ये सवाल आएगा तो क्या हम इस क्वेश्चन को एज इट इज अटेम्प्ट करेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो इससे बहुत टाइम किल होगा। इनफैक्ट आपके 2 to 3 एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस का टाइम इसी एक क्वेश्चन में इस तरह से लग जाएगा जो कि रिकमेंडेड नहीं है। सो इस क्वेश्चन को करने का एंट्रेंस टेस्ट में क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, अब हम इस पे बात करेंगे। सो ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर हम इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है? सो अगर मैं उस तरीके पे बात करूं तो यहाँ पर अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के ना, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 और आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा हों। तो इसके लिए करना ये है कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 3 है और कांस्टेंट जो कि यहाँ पे 1 है इनकी जगह को इंटरचेंज कर दें। सो 3 जो है वो 1 की जगह आ जाएगा और 1 जो है वो 3 की जगह आ जाएगा। तो जब ये ऐसा होगा सो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। तो 1 जब इधर आ चुका है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। अब आप नोटिस करें तो यही इक्वेशन आपको बीटा ऑप्शन में नजर आ रही है। सो आपको इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपली इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस ट्रिक के थ्रू आप इसका आंसर कर देंगे जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। सो इस तरह से हम एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज कॉसेकेंट और इसके साथ हम देख सकते हैं 2 थीटा प्लस π/3 मौजूद है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने का ट्रिक क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉसेकेंट है। जो कॉसेकेंट का पीरियड है, जो स्टैंडर्ड पीरियड है, आपको वो याद होना चाहिए। सो एज वी ऑल नो दैट कि कॉसेकेंट का स्टैंडर्ड पीरियड जो है वो 2π है। तो ये तो हो गया नॉलेज। आफ्टर दैट अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है विच इज़ थीटा, आपने ये नोटिस करना है कि उसके साथ
क्या कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है? सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आपको करना सिर्फ ये है कि जो एक्चुअल पीरियड है 2 पाई, उससे डिवाइड कर देना है 2 को, यानी कि यहाँ पर थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा आप एक्चुअल पीरियड से उसको डिवाइड कर देंगे एंड दैट्स इट। अब आप यहाँ पे 2 को इस 2 से सिंप्लीफाई कर लें, सो क्या बच जाएगा? पाई बच जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसका पीरियड क्या होगा? वो पाई होगा। एंड नाउ वी कैन सी दिस इन बीटा ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बीटा हो जाएगा। In the next question, यहाँ पे कहा गया general term of arithmetic sequence where the third term is 16 and the 20th term is 50 is. So we are looking for the general term and the general term of arithmetic sequence. So सबसे पहले आपको अपने नॉलेज को रिकॉल करना होगा और अरिथमेटिक सीक्वेंस के हवाले से जो जनरल टर्म होती है दैट इज द nth टर्म, वो इक्वल होती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो टू फॉर्म द जनरल टर्म हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं यूजुअली, a1 और d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप a1 और d को फाइंड करते थे और फिर जनरल टर्म बनाते थे। तो क्या यहाँ पर भी मैं a1 और d दोनों को फाइंड करूँगा और फिर जनरल टर्म बनाऊँगा? तो मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर किस अप्रोच के साथ जाऊँगा इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम d को कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ अ कॉमन डिफरेंस। हियर वी हैव टू टर्म्स, द थर्ड टर्म एंड द 20th टर्म। सो अगर मैं 20th टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ थर्ड टर्म को तो क्या मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम एक छोटा सा काम और कर लें तो बिल्कुल हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और वो क्या है कि हम इसी तमाम एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मेंशन है तो 20 लिख लेते हैं सिर्फ, आगे माइनस, और आगे आप 3 देख सकते हैं तो यहाँ पे 3 लिख लें। सो जब आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस बिल्कुल मिलेगा। सो यहाँ पे अब 20th टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 50 है, माइनस 16 थर्ड टर्म क्या है वो 16 है, और डिनोमिनेटर में 20 माइनस 3 करने से 17 आ जाएगा। सो इन न्यूमरेटर वी हैव 34 एंड डिनोमिनेटर में 17 होगा। सो इसको सिंप्लीफाई करके आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा विच इज़ 2, बिकॉज 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34 होता है। अब कॉमन डिफरेंस आने के बाद क्या मुझे फर्स्ट टर्म निकालना होगी? तो ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ही हम जनरल टर्म फाइंड कर लेंगे। ये कैसे होगा देखेंगे। सो अगर मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, सो जैसा कि आप देखें कि यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है। तो जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है तो हम n में से माइनस करते हैं 1। अब आप नोटिस करें तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, मेरे पास क्या मौजूद है? थर्ड टर्म मौजूद है। तो मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि मैं थर्ड टर्म लिखता हूँ प्लस, और अब मैं n में से माइनस करूंगा 3 क्योंकि मेरे पास थर्ड टर्म मौजूद है, और साथ यहाँ पे हम d को प्लेस कर देंगे। सो इस तरह से हम स्ट्रेट अवे nth टर्म विच इज़ जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, हमें a1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे, सो थर्ड टर्म क्या है वो हमारे पास 16 है, प्लस n एज इट इज़ आएगा n माइनस 3, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 2 है। सो दिस विल बिकम 16 प्लस 3, इनफैक्ट 2n एंड 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पर ये 2n आएगा, 16 माइनस 6 करने से हमें प्लस 10 मिल जाएगा। सो दिस विल बी द nth टर्म विच इज़ जनरल टर्म, और आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में हमें नज़र आ रही है। सो 2n प्लस 10 मौजूद है ऑप्शन चार्ली में। सो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक हम IQ के एंगल से भी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि जैसा कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल आ चुका है, सो फॉर श्योर जो जनरल टर्म में n का कॉफिशिएंट होगा वो ये 2 ही होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा ऑप्शन में n का कॉफिशिएंट 2 है, चार्ली ऑप्शन में n का कॉफिशिएंट 2 है, तो इन्हीं में से कोई आंसर होगा। सो आप बीटा और डेल्टा को स्ट्रेट अवे डिलीट कर सकते हैं बिकॉज यहां पे n के कॉफिशिएंट्स 1 नहीं है। सो अगर एक ऐसा और ऑप्शन होता जिसमें n का कॉफिशिएंट 2 ना होता तो उसको भी डिलीट कर देते और फिर सिर्फ एक ऑप्शन बचता। तो IQ से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ऑब्जर्व करें तो क्या कहा गया? सो हमसे कहा गया सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y होल पावर 5। सो यहां पर हमें कोएफिशिएंट्स का सम बताना है कि वो क्या होगा। सो एक कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो ये है कि अगर हमें फाइंड करना हो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा
दैट इज 2 रेज टू पावर n। अब यहां पर n जो है वो पावर विच इज 5, सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट ये होगा 2 पावर 5 जो कि 32 बनता है। और आप नोटिस करें ये अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन अल्फा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ कॉफिशिएंट, और अभी जो हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट का है। सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ कॉफिशिएंट के केस में कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है जिससे ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हैंडल हो जाएगा। और वो ट्रिक क्या है, यहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है दैट इज x माइनस 2y होल पावर 5। सो जब भी आपको सम ऑफ कॉफिशिएंट्स निकालना है तो जहां जहां वेरिएबल मौजूद है वहां वहां आप सिंपली 1 को पुट कर देंगे। सो यहां पे जो x है इसकी जगह भी 1 लिख दें -2, और ये जो y है इसकी जगह भी आप 1 लिख दें, और इस तमाम की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नाउ वी हैव 1 minus 2 which is -1, so -1 पावर 5 एंड -1 पावर 5 -1 होता है। सो वो जो हम सम ऑफ कॉफिशिएंट ढूंढ रहे हैं वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो जो कि आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में मौजूद है, चार्ली ऑप्शन में मौजूद है, तो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पे कहा गया cos 36 डिग्री प्लस आयोटा sin 36 डिग्री होल पावर 15। So in that question आप नोटिस करें, so we have to handle cos 36 डिग्री and sin 36 डिग्री। So इससे पहले आप इन चीज़ों को हैंडल करते थे विद कैलकुलेटर, बट एंट्रेंस टेस्ट का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि आपको कैलकुलेशंस को विदाउट कैलकुलेटर हैंडल करना होगा। सो अगर हमें इस क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर करना है तो ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर हम एक रूल अप्लाई करेंगे दैट इज डी मॉइवर्स थ्योरम। सो एज पर द थ्योरम होगा ये कि ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगी एंगल के साथ जो कि 36 डिग्री आपको यहां पे नजर आ रहा है। सो यहां पे cos और ये 36 डिग्री के साथ हम 15 जो कि पावर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, प्लस आयोटा साइन और फिर से ये जो 36 है इसके साथ हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम 36 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये क्या बन जाएगा, ये 540 बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन 36 इंटू 15 अगेन ये क्या हो जाएगा, 540 हो जाएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद हम cos 540 डिग्री sin 540 डिग्री को कैसे हैंडल करेंगे, तो यहां पे आपको कुछ टिप्स जो हैं उन्हें याद रखना होगा, और वो क्या क्या हैं। द फर्स्ट वन इज कि जब भी sin के साथ कोई ऐसा एंगल आए जो मल्टीपल हो 180 डिग्री का, तो याद रखिएगा कि उसका आंसर हमेशा 0 आता है। और अगर cos के साथ 180 डिग्री का इवन मल्टीपल होगा तो उससे आंसर +1 होगा, और अगर cos के साथ 180 डिग्री का ऑड मल्टीपल होगा तो उससे आंसर हमेशा -1 आएगा। सो ये 3 टिप्स आपको इस क्वेश्चन को हैंडल करने में बहुत हेल्प कर रही होंगी। अब यहां पे ये जो 540 डिग्री है दिस इज एक्चुअली 3 टाइम्स 180 डिग्री, और यहां पे साथ cos मौजूद है और प्लस आयोटा और आगे भी साइन के साथ ये जो 540 है कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 180 डिग्री। नाउ आप जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि साइन के साथ मल्टीपल ऑफ 180 है, तो अभी हमने पढ़ा कि साइन के साथ जब भी मल्टीपल ऑफ 180 आएगा तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, और यहाँ पर cos के साथ जो एंगल है वो भी 180 का मल्टीपल है और वो 180 का ऑड मल्टीपल है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब वो cos के साथ ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होगा तो आंसर -1 आएगा। सो इसका आंसर यहाँ पे हम -1 प्लेस करेंगे। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये -1 ही रह जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है। सो इस तरह से विदाउट कैलकुलेटर हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। सो यहाँ पे राइट नाउ आप पावर 4 देख सकते हैं, यहाँ पे पावर 14 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है। तो इन तमाम सिचुएशंस में कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाएगा, तो इसके लिए आपको 2 टिप्स को याद रखना है। द फर्स्ट वन इज कि 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर जब भी आपको गिवन हो तो इसकी जगह हम -2 आयोटा लेकर आएंगे, और जब 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर
हमें नजर आए तो इसकी जगह प्लस 2 आयोटा लाया जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये है 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, सो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और फिर इस तमाम का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फायदा ये है कि ये जो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है इसकी जगह मैं -2 आयोटा ले आऊँगा और अब इसका स्क्वायर होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा -2 स्क्वायर, और साथ जो आयोटा है उस पर भी हम स्क्वायर सेपरेट कर देंगे। नाउ वी नो -2 स्क्वायर प्लस 4 होगा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ओवरऑल इसका आंसर -4 आ जाएगा। सो आपने देखा कि इन दो टिप्स के थ्रू हम इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हैंडल कर सकते हैं। -4 मौजूद है बीटा ऑप्शन में, तो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे कहा गया 6 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days। हाउ मेनी डेज विल इट टेक 15 men टू कंप्लीट द सेम टास्क इफ दे वर्क एट द सेम रेट। सो अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करें तो इस क्वेश्चन को आप इंटरमीडिएट लेवल पर डिस्कस नहीं किया आपने, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को और क्या ट्रिक होगा, अब हम इस पे बात करते हैं। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप नोटिस करें कि देयर आर 2 क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज यहाँ पे मैन का जिक्र हो रहा है एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज डेज, यहाँ पर डेज का जिक्र हो रहा है। सो यहाँ पर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को लिख लेता हूँ, एक तरफ मैन और एक तरफ डेज, इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब बताया ये गया है कि जब 6 लोग हैं तो वो काम मुकम्मल कर लेते हैं 10 दिन के अंदर, तो 6 men कैन कंप्लीट आवर टास्क इन 10 days। तो यहां पर हम अकॉर्डिंगली प्लेस कर लेंगे। आफ्टर दैट कहा गया हाउ मेनी डेज, सो हमसे डेज पूछे जा रहे हैं कि कितने दिन जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, कितने दिन लगेंगे। विल इट टेक 15 men, कि अगर आदमी कितने हो जाएं, 15 हो जाएं टू कंप्लीट द वर्क। सो अब अगर आदमियों की तादाद हम 15 कर देते हैं तो हमें यह बताना है कि अब इस केस में कितने दिन लग रहे होंगे। सो हमने ऐसे इसको प्लेस कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि जो क्वांटिटीज डिस्कस हुई हैं मैन और डेज, तो अब इस डाटा को ऐसे प्लेस करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, सो हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, सो दैट विल बी 60, और इसे इक्वल रख लेना है 15 को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन मार्क से, तो 15 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क को, तो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 60 से डिवाइड हो जाएगा। सो 15 1 15, 15 4 60 होता है, तो वो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअली क्या थे, ये डेज थे जो कि हमें फाइंड करने थे, तो इसका मतलब है कि 4 डेज रिक्वायर्ड होंगे, जो कि हमें नजर आ रहा है अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई 1 प्लस cos x ओवर पाई माइनस एक्स। सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो जैसा कि यहां पे लिमिट x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो पहली अप्रोच ही होती है कि हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि x अप्रोच कर रहा है पाई को, सो 1 प्लस cos, और जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप पाई को इंट्रोड्यूस करवाएं और डिनोमिनेटर में भी आ जाएं, तो पाई माइनस जहां पे x है वहां पे पाई को इंट्रोड्यूस करवाएं। अब आप नोटिस करें तो ये 1 प्लस, तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है और डिनोमिनेटर में पाई माइनस पाई 0 होगा। सो वी हैव 0 इन न्यूमरेटर एंड 0 इन डिनोमिनेटर। सो ये बन गई है 0/0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक इसको ऑब्जर्व करने के बाद डिक्लेयर कर दें कि डेल्टा इसका आंसर है, लेकिन याद रखिएगा डेल्टा इसका आंसर नहीं है। सो जब हमें इस तरह की फॉर्म देखने को मिलती है आफ्टर अप्लाइंग लिमिट विच इज 0/0 फॉर्म, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और ट्रिक जो हम अप्लाई करेंगे वो क्या है कि यहाँ पर जो लिमिट है दैट इज x अप्रोचेस टू पाई, उसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इसके बाद जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। अब आप जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस ये जो आगे cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। सो ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएं तो आप पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। अब इसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। सो लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है। सो न्यूमरेटर में माइनस साइन x की जगह पाई आएगा और डिनोमिनेटर में 0 -1 -1 होगा। सो नेगेटिव साइन से कैंसिल होगा। वी ऑल नो दैट कि साइन पाई जो है वो 0 होता है और डिनोमिनेटर में 1 है, 0/1 0 होगा। सो इसका आंसर अब 0 आ रहा है, जो कि हमें नजर आ रहा है चार्ली ऑप्शन में। तो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दिस टाइम x अप्रोच कर रहा है 3 को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही अप्रोच कि आप लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x है वहां 3 को ले आए, तो यहां पर x की जगह 3 आएगा। सो दैट विल बी 3 स्क्वायर और आगे -9 है।
डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो फिर से 3 स्क्वायर माइनस 3 और आगे आप फिर से एक्स देख रहे हैं, उसकी जगह भी 3 आएगा। सो वी कैन सी के न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, तो फिर से ये 0/0 फॉर्म है। तो आप वही अप्रोच अप्लाई करें जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वही ट्रिक यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। सो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, पाई को, और हमें सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, माइनस 9 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 आ जाएगा। सो ये कर लेने के बाद अब आप लिमिट अप्लाई करें। सो लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे 3 को अप्रोच कर रहा है ना। सो यहाँ पे 2 x की जगह 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 x की जगह 3 आएगा और आगे -3। सो न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में 3 एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 2 आ रहा है जो कि हमें नजर आ रहा है 4D ऑप्शन में, तो 4D इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन e पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और हमें बताना है कि वो किस जगह पर इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हम यूज करते हैं डेरिवेटिव्स को। सो क्या यहाँ पर भी हमें डेरिवेटिव्स की हेल्प लेनी चाहिए? सो नोटिस करें कि ये जो फंक्शन है e पावर x, इट्स अ फेमस फंक्शन। सो इट इज सजेस्टेड कि जो फेमस फंक्शंस हैं उनके ग्राफ आपको याद होने चाहिए। जैसा कि e पावर x का ग्राफ किस तरह का दिखता है, सो हियर वी हैव x एक्सिस एंड y एक्सिस, और e पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। सो ये ग्राफ -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक इंक्रीज ही कर रहा होता है, और इसका ग्राफ हमेशा लाई करता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करता। सो अगर आपके जहन में इसका ग्राफ होगा तो क्लियरली ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है थ्रू आउट। सो यहां पर हम कहेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज e पावर x फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 4D इसका आंसर है, यहां पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम एक और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहां पे कहा गया if e raised to the power x is raised to some constant power, यानी कि ये जो e raised to the power x है, अगर इसकी पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, कुछ भी हो सकता है। सो अगर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से वो देखने को मिले, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसकी पावर में 4 लिख लेता हूँ, सो ये क्या बन जाएगा, ये e रेज़ टू द पावर 4x होगा। तो इस सूरत में भी जो ग्राफ है वो बिल्कुल वैसा ही होगा, उसी तरह का दिखेगा जैसा कि हम पहले बात करके आए हैं कि एक्स वाई प्लेन में वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा होगा, जस्ट लाइक दिस। सो अब आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल रिजल्ट, तो क्या पॉसिबल रिजल्ट नहीं हो सकता। सो जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्राफ हमेशा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, ये कभी भी थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाता। सो इसका मतलब ये है इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस से बिलो जाएगा तभी आंसर नेगेटिव आएगा ना, यहीं पर तो वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। सो इस सूरत में ऐसा क्योंकि कभी नहीं होगा तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। साथ ही साथ क्योंकि इसका ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता तो इसका आंसर कभी 0 भी नहीं आ सकता। सो e रेज़ टू द पावर x का कोई भी यहां पे पावर में कांस्टेंट गिवन हो, ना तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा और ना ही 0 मिलेगा। तो कौन इसके रिजल्ट्स नहीं हो सकते, नॉट द पॉसिबल रिजल्ट्स, तो नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं हो सकते और 0 नहीं हो सकते। और आप देख सकते हैं ये बात डिस्कस हो रही है चार्ली ऑप्शन में, तो चार्ली इसका आंसर होगा। तो अगर आपके जहन में e पावर x का ग्राफ एग्जिस्ट करता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सिर्फ ग्राफ की बेस पे आंसर कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहा गया डोमेन ऑफ f of x इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो मुझे यहाँ पे डोमेन को कैलकुलेट करना है, और जो फंक्शन है उसमें अगर आप फोकस करें, सो स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। सो अगर हम इसे फोकस कर लें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो बिकॉज ये स्क्वायर रूट के अंदर है, सो फॉर डोमेन इसका आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसका आंसर हम 0 भी अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उससे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सो विद दिस आइडिया कि हमने ये देखना है कि इसका आंसर कहां पर पॉजिटिव आएगा, तो ये कैसे किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वाड्रेटिक की। सो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक होता है इसका ग्राफ 2 तरह का बनता है, या तो इसका ग्राफ इस तरह की यू शेप होगी या इसका ग्राफ इस तरह की यू शेप होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमें इस तरह का ग्राफ मिल रहा होगा, दैट इज पैराबोला ओपन अपवर्ड। यहां पे आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि 1 है और वो पॉजिटिव है, सो इन दैट केस हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिल रहा होगा। तो पहली अंडरस्टैंडिंग तो हमारी ये होगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने इस क्वाड्रेटिक दैट इज एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे -2 और -1 आ जाएंगी। आफ्टर दैट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, और वो क्या है, लाइक अगर मैं यहाँ पर इस तरह से y एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ और x एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, तो x की एक वैल्यू -2 है और एक वैल्यू -1 है। सो हियर वी हैव लेट्स से -2 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -1। और जैसा कि हमने कहा कि इसका ग्राफ इस तरह का बन रहा होगा, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से हमें इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि ग्राफ जहाँ पर x एक्सिस को कट करता है वहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये उसके रूट्स आए थे -2 और -1, वहीं पे ग्राफ x एक्सिस को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कर लिया। आफ्टर दैट अब जैसा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन को लेकर ये है कि हमने देखना है कि इस क्वाड्रेटिक का आंसर कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब कि इसका ग्राफ कहाँ पर x एक्सिस से ऊपर है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस से हमें ऊपर नज़र आ रहा है और ये -1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, और फिर -2 से बैकवर्ड भी हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो ऊपर है x एक्सिस से, तो यहाँ पर भी इसका आंसर पॉजिटिव होगा। सो ये रीजन बनता है -∞ से -2 के दरमियान। सो एक रीजन है -∞ से -2 के दरमियान जहाँ पर आंसर पॉजिटिव है, और एक रीजन है -1 से +∞ के दरमियान, यहाँ पर भी इसके आंसर्स पॉजिटिव हैं। सो इन दोनों रीजन्स को हम यूनाइट कर लेंगे। सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में मौजूद है, ये चार्ली ऑप्शन में मौजूद है, तो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है x cos x को फ्रॉम -π टू π। सो अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो एक अप्रोच इसको देखकर ये जहन में आती है कि यहाँ पर एक फंक्शन x है, एक cos x है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे एंड आफ्टर दैट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लेस किया जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एंट्रेंस टेस्ट में ऐसे नहीं करेंगे, और स्ट्रेट अवे एक ट्रिक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि जब भी हमारे पास कोई ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए और उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हों, सो इन दैट केस इसका आंसर हमेशा 0 आता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है वो है x cos x, तो अगर हम इस x cos x फंक्शन की बात करें तो ये एक ऑड फंक्शन है। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप x की जगह -x प्लेस करेंगे तो ये -x और cos ऑफ ये -x हो जाएगा, तो ओवरऑल ये -x cos x बन जाएगा, जो कि -f(x) होगा। सो क्योंकि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है और आप देख सकते हैं एक लिमिट -π है, एक +π है, सो स्ट्रेट अवे हम इसका आंसर 0 कर सकते हैं। सो फ्रॉम ऑप्शंस इट इज़ इन बीटा ऑप्शन, तो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे कहा गया गिवन दैट हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x एंड दैट इज rx²। यहाँ पे r भी पॉजिटिव है और बताया गया है x भी पॉजिटिव है, और हमें उसी फंक्शन g का इन्वर्स फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ w। ये कैसे किया जाएगा? सो एज वी ऑल नो दैट कि जो फंक्शन की स्टैंडर्ड नोटेशन है f ऑफ x ये इक्वल होती है y के, तो यहाँ पर जैसे ये g ऑफ x है इसकी जगह भी मैं क्या रख सकता हूँ, y रख सकता हूँ, तो ये y इक्वल होगा rx² के। तो ये तो हमारे पास फंक्शन है। अब अगर आपको फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि आप x और y को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। लाइक जहाँ पे y होगा वहाँ पे आप x लिख देंगे, और जहाँ पर x है वहाँ पर आप y लिख देंगे, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और अब यहाँ पर ये जो y है वो शो कर रहा होगा g इन्वर्स को। पहले जो y था वो शो कर रहा था फंक्शन g को, लेकिन अब ये उसके इन्वर्स को शो कर रहा है। सो यहाँ से हम पहले तो y को कैलकुलेट कर लें, तो y² आएगा x/r, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x/r होल स्क्वायर रूट। सो जैसे कि मैंने बोला कि अब ये y किसको शो कर रहा है, इनवर्स फंक्शन को, तो यहाँ पर ये g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज x/r विद द होल स्क्वायर रूट। बट आप ऑब्जर्व करें, सो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है g इनवर्स ऑफ w। सो हमें करना ये होगा कि इसी फंक्शन g इनवर्स में x की जगह w को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो इक्वल के दूसरी तरफ भी जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पे w आ जाएगा, डिनोमिनेटर में r है और इस तमाम का स्क्वायर रूट है। सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ w/r, और हम देख सकते हैं ये मौजूद है चार्ली ऑप्शन में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चार्ली हो जाएगा। और इसके साथ ही हम इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम मजीद NET के क्वेश्चंस को आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।